सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं प्रगतिवाद से संबंधित क्वेश्चन आंसर। आज हमारी श्रृंखला है प्रगतिवाद से। प्रगतिवाद का प्रथम क्वेश्चन है आज 669 से शुरू है। देखिए, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? क्या है? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रामविलास शर्मा की हैं, रांगेरा गौ, भवानी प्रसाद मिश्र और नागार्जुन। तो ये पंक्तियाँ नागार्जुन से संबंधित हैं। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यह प्रसिद्ध प्रगतिवादी के सलाहका पुरुष कहे जाने वाले नागार्जुन की पंक्ति है। ठीक है, प्रगतिवाद के सलाहका पुरुष कौन कहे जाते हैं? नागार्जुन। जबकि छायावाद के सलाहका पुरुष कौन कहलाते हैं? तो निराला जी। याद रखेंगे, को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे हम। अन्य जो तथ्य मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप याद रखेंगे। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविताएं लिखते थे? यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। किसमें? संस्कृत। और जब मैथिली में ये कविताएं करते थे तो यात्री उपनाम से करते थे। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी? इनकी युगधारा 1953 है, सतरंगी पंखों वाली 1959, तुमने कहा था 1980, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियां 1975। ठीक है, इसके बाद में है अगले और कथन है इनके। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। क्या है? रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। आगे क्या है? 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। क्या है? 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। ठीक है, ये किससे संबंधित है? नागार्जुन की पंक्तियां हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? हमने अभी पढ़ा था उनका युग की गंगा उनकी नहीं है, युगधारा उनकी है, तुमने कहा था उनकी है, प्यासी पथराई आंखें भी उन्हीं की है, लेकिन युग की गंगा इनकी नहीं है। आपसे पूछा जाए अगर युग की गंगा किसकी है तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठीक, चलिए देखते हैं व्याख्या। देखिए, युग की गंगा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है बल्कि ये केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पैंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, बोले बोल अबोल 1985। देखिए किस प्रकार से सभी रचनाओं के रचना काल भी दिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1969, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विकल्प देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद आंदोलन में सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन में सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो किसने किया है? मुक्तिबोध जी ने किया है। किसने कहा है? मुक्तिबोध जी ने। प्रगतिवाद आंदोलन का सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? मुक्तिबोध जी ने किया है। याद रखेंगे, सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग की दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। देखिए, प्रगतिवादी काव्य में क्या रखा गया था? मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर काव्य रचा गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1942 को मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। ठीक है, किसमें? मुक्तिवाद का एक लेख था
मुक्ति बोध का एक लेख था, क्या था, प्रगतिवाद एक दृष्टि। इसी के नाम के ऊपर 1942 में प्रगतिशील से प्रगतिवाद हो गया। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, क्या पूछा है, तुम्हें सौंपता हूँ ये किसकी काव्य रचना है, तो ये नागार्जुन शमशेर केदारनाथ अग्रवाल त्रिलोचन, तो ये त्रिलोचन की रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है, किसका है ये, त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह। कब का है तुम्हें सौंपता हूँ, ये सन 1985 का। कब का है, सन 1985। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म सन 1917 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका दिसंबर 2007 में गाजियाबाद में हुआ था। ताप के ताए हुए दिन इनकी 1980 में प्रकाशित एक कविता संग्रह। कब है, ताप के ताए हुए दिन इनकी 1980 में प्रकाशित एक कविता संग्रह है। इसके लिए इन्हें एक साल बाद सन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जीने की कला ये 2004 का है इनका कविता संग्रह। देश काल इनका एक कहानी संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कौन सी, जीने की कला है इनकी 2004 की, जबकि देश काल का एक कहानी संग्रह है देश काल, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला है। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील तरह में रखा जाता है। देखिए, आधुनिक युग की जो प्रगतिशील तरह है उसमें कौन कौन आते हैं, नागार्जुन आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, और तीसरा प्रमुख स्तंभ कौन है, त्रिलोचन साहब है। कौन है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, और कौन है, त्रिलोचन जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको याद हो तो छायावाद के 4 स्तंभ थे, पंत, महादेवी वर्मा, निराला और जयशंकर प्रसाद। वृहद त्रयी के अंतर्गत आते थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद में आते थे लघुत्रय। लघुत्रय के अंतर्गत महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा आते थे। जो लघुत्रय है उन्हें वर्मात्रय के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा और महादेवी वर्मा तीनों के आगे वर्मा लगता था, इसलिए इन्हें वर्मात्रय भी कहा जाता था। अब आपसे पूछे कि प्रगतिशील के अंतर्गत जो प्रगतिशील त्रय है उसमें कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, और कौन आते हैं, त्रिलोचन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं आता है, पूछा आपसे। आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। क्या है, आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र और यांत्रिक भौतिकवाद। तो कौन सा नहीं आता है, यांत्रिक भौतिकवाद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मार्क्सवादी चिंतन में क्या नहीं आता है, यांत्रिक भौतिकवाद नहीं आता है। देखिए, यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग और संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा है उसे ही क्या कहा जाता है, मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। कौन सा सही तथ्य है, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। क्या था, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। बिल्कुल गलत है, कालिदास के मेघ का पता ठिकाना उन्हें मालूम नहीं था। अगला है, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। ये ठीक है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन है। ये गलत है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मकता चित्र है। ये बिल्कुल ठीक है। 2 और 4 ऑप्शन इसमें ठीक आएगा। देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 में है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ, क्या है, मैथिली भाषा में एक पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा था। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति के लिए इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए।
आगे है, ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें नागार्जुन के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी आ गई हैं, इस एक ही क्वेश्चन में आ गई हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? देखिए, नींद के बादल है वो काव्य संग्रह किसका है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। हम पढ़ चुके हैं नींद के बादल 1947 की रचना है और युग धारा भी इनकी, युग की गंगा भी इनकी 1947 की रचना है। नींद के बादल 1947 की रचना केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा इनकी 1947 की है। फूल नहीं रंग बोलते इनकी 1965 की है। अपूर्वा 1984 और अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शीलाएँ तोड़ती हैं, जो शीलाएँ तोड़ती हैं 1985 इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962। आगे है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? क्या पूछा आपसे? वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? तो देखिए, वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना है युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, हे मेरी तुम 1981, अपूर्वा 1984, पुष्पदीप इनका 1994 का है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। मुकुल और त्रिधरा इनके काव्य संग्रह है। ये बिखरे मोती इनकी 1932 की रचना है जिसमें 15 कविताएं संकलित हैं। उन्मादनी इनकी 1934 की रचना है जिसमें 9 कविताएं संग्रहित हैं। और सीधे साधे चित्र इनकी 1947 की रचना है जिसमें 11 कविताएं संग्रहित हैं। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। युगवाणी 1939 है इनकी, वीणा 1927, पल्लव 1928, ग्रंथि 1920, गुंजन 1932 और ग्राम्या 1940। उसके बाद में है कुंवर नारायण की रचनाएं। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, हास्य के बहाने 2009, कविता के बहाने 1993, इन दिनों 2002 इत्यादि। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, कितनी सौभाग्यशाली हैं वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय के, देखिए कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के बारे में है? तो ये नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदियां हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, देखिए कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ये किसके लिए है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के लिए है। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन ने अपनी रचना हिमालय की बेटियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत किया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। आगे है नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं। युगधारा 1953 है इनकी, सतरंगे पंखों वाली 1959 है, भस्मांकुर 1971, तुमने कहा था 1980 है और पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 की इनकी रचना है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य धारा कौन सी है? मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख धारा प्रगतिवाद है। कौन सी है? प्रगतिवाद, जो 1936 से 1943 तक है। देखिए, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। सन 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? पेरिस में की थी। किसने की थी? E.M. फोस्टर ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। किसकी स्थापना? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। उसी की अनुसार मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर और ज्योति घोष ने भारत की तरफ से भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। कब किया था? संघ का गठन किया था 1935 में। कहाँ पे किया था? तो इंग्लैंड में किया था। ये नहीं है कि भारतीय जो
प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो आप भारत में बताएंगे नहीं, इंग्लैंड में की थी। किस किस ने की थी? मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर और ज्योतिष घोष ने। उसके बाद में लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है, साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है? प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है या साम्यवाद है उसी को साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहा जाता है। वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? ये किसका नाम है? वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो ये नागार्जुन का वास्तविक नाम है। किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन का। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें डक्कन मिश्र नामक से जाना भी जाता है। किस नाम से बोलते हैं? डक्कन मिश्री नाम से। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, तुमने कहा था 1980, प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियां 1975। आगे है प्रमुख कवि और उनके उपनाम। धूमिल है सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध है गजानंद माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता आज नदी बिल्कुल उदास है उससे ली गई हैं। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह इस प्रकार से हैं। इसमें बताया हे मेरी तुम, ये 1981 का है। जो सीलाएं तोड़ते हैं 1985 का है। कहे केदार खरी खरी, ये 1983 का है। मार प्यार की थापें 1981 है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 और अपूर्वा इनका 1984। अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछा आपसे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे है मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्या है? कृति ही विचारणीय है, यही आपका ऑप्शन गलत है, बी आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में सही तथ्य। क्रिस्टोफर कोडवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति है, कौन सी है? इल्यूजन एंड रियलिटी है। ठीक है, उसके बाद में है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज प्रक्ता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। आगे दिया गया उसका उत्तर देखिए, बी ऑप्शन ही उसका ठीक था। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारनी है, ये कथन गलत है। देखिए, अकेली कृति ही मार्क्सवादी के अनुसार, जो मार्क्सवादी की समीक्षा के लिए अकेली कृति ही आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके लिए अन्य उपकरण या अन्य वस्तुएं होनी भी जरूरी है। जबकि मार्क्सवाद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। क्रिस्टोफर कोडवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज प्रक्ता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद का आरंभ काल सन 1936 है। क्या है? सन 1936 है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल 1936 माना है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म सन 1915 को अलीगढ़ के अमरोली गांव में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवाद काव्यधारा का समय 1936 से 1943 तक माना है।
केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृति जो युगवाणी है इनकी कब की है? 1939 की रचना है। कब की है? 1939 की। खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। आगे है, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई? देखिए, कामाध्यात्म की समस्या निम्न में से किस रचना में उठाई गई है? तो ये जो कामाध्यात्म की समस्या है ये उर्वशी में उठाई गई है। किस में उठाई गई है? उर्वशी में। कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर की कृति उर्वशी में उठाई गई है, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण के, देखिए आत्मजयी कुंवर नारायण की कब की है? 1965 की रचना है। आत्मजयी 1965 की है, जो कि कुंवर नारायण की है। इसमें क्या है? कठोपनिषद के नाचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ये नरेश मेहता की संशय की एक रात है, जो संशय की एक रात है नरेश मेहता की, ये कब की रचना है? 1962 की है। इसमें क्या है? राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण दिया गया है। कनोपिरिया 1959 की रचना है, जो किसकी है? धर्मवीर भारती की। इसमें क्या है? राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? देखिए, निज के ही उन्मादक मतलब अपने ही अंतःकरण में झांकना, पीछे धावित होकर, ठीक है, परिमल के पीछे धावित होकर क्या है? इसमें अपने से बेगाना हो जाना, गलत। मादक पदार्थ सेवन करने से प्रगत हो जाना, प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपने ही अंतःशक्ति को न समझ पाने में व्यर्थ भटकना। डी ऑप्शन आपका ठीक है। निज के उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। उपयुक्त पंक्ति नागार्जुन के बादल को गिरते देखा है से ली गई है। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कविता किसकी है? फूल नहीं रंग बोलते, ये 1965 की रचना है। और किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल की है। काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम, 2-3 बार ये रचना आ चुकी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये 1965 की रचना है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनका जन्म 1911 को हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ? 1911 को। शुरुआती दिनों में ये बालनेंदु उपनाम से कविताएं करते थे। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है युग की गंगा 1947, नींद के बादल भी 1947, आग का आईना 1970, अपूर्वा 1984। अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 की रचना है। देखिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? पूछा गया है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था इनका। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन और मैथिली और संस्कृत में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। काशी में रहते हुए उन्हें वैदेह उपनाम से भी कविताएं की हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने किस नाम से की हैं? वैदेह उपनाम से कविताएं की हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी युगधारा 1947, किसकी कृतियां पूछेंगे? ये नागार्जुन की कृतियां हैं। देखिए, युगधारा है इनकी 1953 की रचना होनी चाहिए। युग की गंगा 1947 थी। युगधारा 1953 की रचना है या 1952 की, देख लेती हूँ मैं अभी। देखिए, युगधारा 1953 की ही रचना है। कब की है? और युग की गंगा है वो 1947 की। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली 1959 की रचना है। प्यासी पथराई आंखें 1962 की है। तुमने कहा था 1980। तालाब की मछलियाँ 1975। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। रतन गर्भा 1971। अपने खेत में 1997। और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 की रचना। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा आपसे। शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। कथन पूछा है सही नहीं है, तो ये सही है। शिवमंगल सिंह सुमन क्या है? प्रगतिशील कवि हैं। इनका जन्म 1915 को हुआ था। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं।
देखिए, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों में हानिकारक माना गया, यही कथन गलत है। हानिकारक नहीं, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों में सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई थी। वर्ग संघर्ष को यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया गया है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों में पूर्ण सहानुभूति थी, ये भी इनका सही है, लेकिन ऑप्शन सी इनका गलत आएगा। ठीक है, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, उपयुक्त कथन सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में प्रगतिवाद का मुख्य आधार है और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। शेष सभी विकल्पों के सही कथन नहीं है। ठीक है, शेष सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं, बाकी एक इनका गलत है। स्थापना ए, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम से चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, सामाजिक नहीं था, ये साहित्यिक आंदोलन था। ये ए ऑप्शन आपका गलत आएगा। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य है, तो इसमें ए गलत आएगा और आर सही आएगा। देखते हैं उत्तर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? देखिए, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह स्थापना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रगतिवाद सन 1936 से लेकर 1942 तक चला। समाजवादी यथार्थवाद प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीय आदि भावनाओं, विशेषताओं को लेकर चलने वाला एक साहित्यिक आंदोलन था, न कि एक सामाजिक आंदोलन था। याद रखेंगे, एक शब्द की ही गलती हो जाती है। तर्क इसका है, वर्ग संघर्ष की साम्यवाद विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। प्रगतिवाद के संदर्भ में सही तर्क यही है। तर्क क्या है? सही है। 1935 में E.M. फास्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 को प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में की थी। कहाँ की थी? लखनऊ में। आगे है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सुमन, वीणा। देखिए, नागार्जुन युगधारा इनकी ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन वीणा नहीं है। वीणा किसकी है? पंत जी की 1927 की रचना है। ठीक है, देखते हैं इनकी व्याख्या। देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा 27 की रचना है। इसके रचनाकार और रचना की दृष्टि से ये गलत विकल्प है, क्योंकि वीणा सुमित्रा नंदन पंत की 1927 में प्रकाशित रचना है, जबकि शेष अन्य सभी विकल्प रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से सत्य हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल। हिल्लोल इनकी है 1939 की है। जीवन के गान 1942 की है। युग का मोल 1945 की है। प्रलय सृजन 1950 की है। विंध्य हिमालय 1960 की है। मिट्टी की बारात 1972 की है और वाणी की व्यथा 1980 की है। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता और श्रम की में सौंदर्य। तो कल्पना प्रवणता नहीं है। क्या नहीं है? कल्पना प्रवणता नहीं है। देखिए, दिए गए विकल्पों में कल्पना प्रवणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषताएं। आज हम यहीं तक करेंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।